गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, प्रोफेशनल एथिक्स का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट अपन ने कंप्लीट किया था सीए दे वाला जो क्वेश्चन था, अपन ने वो क्वेश्चन कंप्लीट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन द कोर्स ऑफ एज असाइनमेंट, मैसर्स बेली लिमिटेड CAJ came to know that the company, due to financial crunch and unable to meet an employee salary, has taken a loan of a 50 lakh from employee gratuity fund. The said loan was not reflected in the books of account of the company, and the auditor ignored this transaction in his report. देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िए। कमेंट विथ रेफरेंस टू CA एक्ट 1949। देखिए क्या है, कंपनी ने क्या किया है, एक बैली लिमिटेड है, उसने क्या किया है, एम्प्लॉई ग्रेच्युटी फंड से, राइट, एम्प्लॉई ग्रेच्युटी फंड से उन्होंने क्या किया है, 50 लाख का लोन लिया है, राइट। और उन्होंने लोन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं बताया, उन्होंने लोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं बताया। और क्वेश्चन आगे क्या बोला है, ऑडिटर ने इस फैक्ट को क्या किया है, ऑडिटर ने इस फैक्ट को क्या किया है, इग्नोर किया है। इग्नोर मतलब ये ऑडिटर को पता था फिर भी उसने क्या किया है, इसको इग्नोर किया, मतलब उसने है ना अपनी रिपोर्ट में इस चीज को है ना नहीं बताया, राइट। तो देखिए ऑफकोर्स इट्स अ मटेरियल फैक्ट। अगर कंपनी ने लोन लिया है और उसने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया है, और अगेन जो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी फंड के रिलेटेड जो प्रोविजंस है इन द कंपनी एक्ट, वो इसके बारे में डिस्क्लोजर देने की भी बात करता है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी ने उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है और यहाँ पे ऑडिटर ने उस चीज को इग्नोर किया है। तो ये देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसको किस तरीके से ट्रीट किया है, इंस्टीट्यूट ने इसको सिर्फ एज ए मटेरियल फैक्ट कंसीडर किया है कि एक मटेरियल फैक्ट है जिसको ऑडिटर को डिस्क्लोज करना चाहिए था अपनी रिपोर्ट में, और वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उसमें क्लॉज 5 को एप्लीकेबल किया था, और जो ऑडिटर है CAJ को उसको क्या किया था, गिल्टी किया था। पर ध्यान रखना, एक लोन जो आपने लिया है जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, वो अपने आप में मिस स्टेटमेंट भी होता है, वो अपने में मिस स्टेटमेंट भी होता है। इंस्टीट्यूट में आप उसको कंसिडर नहीं कर रही है तो अपन भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, क्लॉज 5 की बात हो रही है, क्लॉज 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, CA in practice will be held liable for misconduct if he fail to disclose a material fact known to him which is not disclosed in financial statement, but disclosure of which is necessary to make the financial statement not misleading। अगर देखिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको याद होगा, राइट, जिसमें अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एज पर फेयर प्रेजेंटेशन बने होते हैं तो उसमें क्या होता है कि फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट not misleading or present fairly, additional disclosure may also be required in addition to the AFRF requirement, right। तो यहाँ पे अगर उसके डिस्क्लोजर के कारण अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, मिसलीडिंग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मिसलीडिंग हो रहे हैं, तो वो भी अपने आप में क्या होती है, मिस स्टेटमेंट हो जाती है, राइट। क्योंकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्लियरली बोलता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो एटलीस्ट जो AFRF जो रिक्वायरमेंट बोल रहा है वो तो आपको देनी ही चाहिए थी ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, फिर भी इंस्टीट्यूट इसको क्या ले रही है, मटेरियल फैक्ट ले रही है, राइट। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, अपने पर्टिकुलर अपने सिलेबस के लिए नहीं है, पर ध्यान रखना अभी अभी पिछले 1.5 से 2 साल में नफरा बहुत एक्टिव हो गई, नफरा बहुत एक्टिव हो गई है। अपन नफरा पे भी एक अलग से सेशन लेके आएंगे, कम से कम में 10 से 15 डिसीजन है ना, केस स्टडीज अपन है ना नफरा के डिस्कस करेंगे। नफरा आज के टाइम एक्टिव हो गई है, ऐसे ही एक्शंस नहीं लेती थी, इसलिए नफरा क्या कर रही है, अब CA पे एक्शंस ले रही है, और जितने भी रेलेवेंट क्लॉज होते हैं वो उनको क्या करती है, अप्लाई करती, क्या करती है, उनको अप्लाई करती है और पेनल्टी लगाती है CA पे। इवन दो CS को 10-10 साल के लिए भी क्या किया गया है, डिबेट किया गया है फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, राइट। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सिर्फ क्लॉज 5 लगाना है। अगर आपको एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन दिखते हैं तो आप सिर्फ क्लॉज 5 लगाओगे, उसके आगे और कुछ नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ENI लिमिटेड अ कंपनी registered under the Company Act 2013 has created a separate trust, ENI Employee Gratuity Fund Trust. Both the company and trust are under the same management. Mr. A is the auditor of both the entity. Mr. A has observed that some part of the expenditure was not applied
towards the object of the trust. He informed the matter to the board of trustee through a separate report but did not qualify the audit report of that trust. अब देखिए इसमें मैंने आपको क्लास में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आया था कि देखिए आप जो ट्रस्ट के जो ऑडिटर हो, राइट, आपकी जो पोजीशन है वो सिमिलर ट्रीट करी गई थी एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, राइट। इसमें जो ट्रस्ट के जो ऑडिटर है उसकी जो पोजीशन है वो सिमिलर ट्रीट करी गई थी किसके, जो ऑडिटर होता है अंडर कंपनी एक्ट 2013, राइट। तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप क्या करिए, आप जो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो आप क्या करिए, इस फैक्ट को उसमें क्या करिए, डिस्क्लोज करिए, राइट। इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द फंड्स। तो आपने जो सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को जो कम्युनिकेट किया है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक नहीं है, आपको इस फैक्ट को अपनी रिपोर्ट में भी क्या करना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था, राइट। इसलिए अपने क्लास में क्या बोला था, यहाँ पे क्लॉज 5 एप्लीकेबल होगा और आप क्या हो जाओगे, क्लॉज 5 में गिल्टी हो जाओगे। तो ये वही सिमिलर केस है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, यहाँ पे आंसर बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, अपन को यहाँ पे आंसर शॉर्ट में ही देना है, इतना लेंदी अपन को क्लास जितना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्लॉज 5 में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक मटेरियल फैक्ट था जो आपको पता था, जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, राइट। एक देखिए एप्लीकेबिलिटी, कोई मटेरियल फैक्ट है जो आपको पता है, राइट, और उस मटेरियल फैक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है, राइट। ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन जिसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोजर नहीं है, राइट, इसके कारण क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहा है, मिसलीडिंग हो रहे हैं। और वो मटेरियल फैक्ट क्या है आपको पता है, वो मटेरियल फैक्ट आपको पता है, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो क्लॉज 5 एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इसलिए आपके मिस्टर ए क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख, सीए डाइस had signed the balance sheet of a QR Limited for the year ended 31st March 2022, which failed to give disclosure of the charge created for rupees 4.35 crore against a corporate guarantee given in favor of a group company. The balance sheet size of the company filed with the register of company was rupees 26.12 CR. Okay. देखिए पहला तो क्या है, हम ऑडिट किसकी कर रहे हैं, क्यूआर लिमिटेड की। किसकी कर रहे हैं, क्यूआर लिमिटेड की। ऑडिटर कौन है, डाइस, सीए डाइस करके है, वो क्या है, उसके ऑडिटर है। अब कंपनी ने क्या किया है, कोई ग्रुप कंपनी होगी उसको गारंटी दी है। इस क्यूआर लिमिटेड ने क्या किया है, एक गारंटी दी है, राइट। और उसके कारण क्या हुआ है, उसकी एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है, उसकी एसेट पे क्या हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है, बराबर। और इस चार्ज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चार्ज का डिस्क्लोजर नहीं है, इस चार्ज का डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इस चार्ज का डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब साथ में क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपन को चार्ज की वैल्यू बता रहा है कितनी, 4.35 CR, और जो बैलेंस शीट की साइज है वो कितनी है, 26.12 CR। तो अगर मैं बोलूं तो कितना हो गया, 4 × 6 इट्स 24 एंड 26.10। सो अराउंड जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो 16% ऑफ एसेट, अपनी बैलेंस शीट का जो 16% ऑफ एसेट है उस पर क्या हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है। तो अगर 16% अगर आपकी एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है तो ऑफकोर्स दैट्स अ मटेरियल थिंग, राइट, ऑफकोर्स दैट्स अ मटेरियल थिंग। अगर इसके मैं मटेरियल की बात करूँ तो ऑफकोर्स ये क्या है, मटेरियल फैक्ट है, बराबर। अब ध्यान रखना, अब देखिए आपने जो गारंटी दी है वो किसको दी है, ग्रुप कंपनी को। मतलब ये क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। बात मानो कि ये क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर इंड 24, ये क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अब मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ एज पर क्वेश्चन, अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि चार्ज के रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर होने चाहिए तो आपने सारे डिस्क्लोजर्स दिए, आपने रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड जितने डिस्क्लोजर होने चाहिए थे वो सारे डिस्क्लोजर दिए हैं। साथ में जो सेक्शन 186 जो बोलता है डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, अगर आपने कोई गारंटी वगैरह दी है तो सेक्शन 186 भी आपको कुछ डिस्क्लोजर देने की बात करता है। अगर नहीं होता तो पेनल्टी 5 लाख तक लग सकती है एज पर कंपनी एक्ट। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सारे डिस्क्लोजर दिए हैं। सिर्फ जो डिस्क्लोजर नहीं दिया वो किसका नहीं दिया है, चार्ज जो क्रिएट हुआ है उसका नहीं दिया है, राइट। तो देखिए चार्ज का डिस्क्लोजर भी इंड 24 आपको बोलता है कि आपको
एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना चाहिए, आपको एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना चाहिए, पहली बात। दूसरा ध्यान रखना, जो अपना शेड्यूल 3 होता है, जो हमारा शेड्यूल 3 होता है वो भी बोलता है अगर आपकी एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, अगर आपके एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कंपनी उसका डिस्क्लोजर नहीं कर रही है। कंपनी उसका डिस्क्लोजर नहीं कर रही है, बराबर। और ध्यान रखना, अपन ने क्लियरली देखा था अगर कोई डिस्क्लोजर एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट है और वो मटेरियल है, राइट, तो फिर अगर उसका डिस्क्लोजर नहीं होता तो वो क्या होती है, मिस स्टेटमेंट होती है, वो भी क्या होती है, मिस स्टेटमेंट होती है, राइट। तो एक तो मान सकते हैं शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर नहीं दिया आपने। शेड्यूल 3 क्लियरली बोलता है दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर नोट्स टू अकाउंट्स, बराबर। तो ये तो एक क्लियरली वॉयलेशन हो गया कि आपने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया है। और सीए डाइस ने क्या किया है, उसके बाद भी क्या किया है, बैलेंस शीट पे साइन किया है, बैलेंस शीट पे साइन किया है उसके बाद भी, बराबर। तो ध्यान रखना, इसमें दोनों क्लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए एज पर माय ओपिनियन, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। क्लॉज 5 मटेरियल फैक्ट भी था और साथ में मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी है। तो ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट इस पे भी, इसको भी यहाँ पे क्या कर रही है, सिर्फ मटेरियल फैक्ट कंसिडर कर रही है। इंस्टीट्यूट इसको भी यहाँ पे क्या कर रही है, सिर्फ मटेरियल फैक्ट कंसिडर कर रही है। देखिए मटेरियल फैक्ट वाला क्लॉज लगाया और इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या कर रही है, सिर्फ इसको मटेरियल फैक्ट कंसीडर कर रही है। और जिस तरीके से मैंने बोला कि एटलीस्ट 16% है, तो इसलिए क्या है, मटेरियल है, तो इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे 320 का कंसेप्ट लगाया और बताया कि ये क्या है, कि देखिए आपने जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो कितना है, 4.35 करोड़ का है, कंसिडरिंग मटेरियल फैक्टर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऐसे 320, द साइज ऑफ बैलेंस शीट इज 26.12 करोड़, इसलिए क्या मटेरियल फैक्ट है। द मटेरियल फैक्ट हैज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब मैंने बोला कि अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है एज पर एएफ, अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो वो अपने आप में क्या होती है, मिस स्टेटमेंट होती है, वो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में कवर है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं करिए तो अपन भी नहीं करेंगे, अपन उसको क्या करेंगे, सिर्फ मटेरियल फैक्ट कंसिडर करेंगे। तो देखिए, बेस्ड ऑन द डिस्कशन अबव, इट मे बी कंक्लूड दैट मिस्टर डाइस इज अट्रैक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द सी एक्ट 1949। तो मैंने आपको रेलेवेंट प्रोविजन बता दिए कि कुछ कुछ है। साथ में ध्यान रखना, इंडिया 37 कंटीजेंट लाइबिलिटी वो भी बात करता है, अगर आपने गारंटी वगैरह दी है, राइट, तो वो भी डिस्क्लोजर की बात करती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो सारे डिस्क्लोजर कंपनी ने दिए हैं, वो सारे डिस्क्लोजर कंपनी ने दिए हैं। जो सिर्फ चार्ज के रिलेटेड जो डिस्क्लोजर होना चाहिए वो कंपनी ने नहीं दिया है, राइट। देखिए मैं आपको एक और चीज, अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था ना, देखिए अगर यहाँ पे अगर ये लाइन काट देना इंस्टीट्यूट एग्जाम में, कमेंट विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949, तो प्लीज आप गोइंग कंसर्न का रेफरेंस इसमें जरूर देना। अगर ये लाइन काट देती है ना, सिर्फ कमेंट लिखती है, तो प्लीज आप थोड़ा सा रेफरेंस आप ऐसे 5 है ना 70 का दीजिएगा जो गोइंग कंसर्न की बात करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कंपनी में क्या है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और वो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दे पा रही है। तो ये क्या है, इट्स अ सिग्निफिकेंट कंडीशन दैट मे इंडिकेट मटेरियल अनसर्टेनिटी मे एग्जिस्ट which make a significant downturn entity's ability to continue as a going concern। तब छोटा सा एक रेफरेंस प्लीज उसका भी दे देना अगर ये लास्ट में लाइन इंस्टीट्यूट कर देती है तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो आप मान के चलेंगे कि ये क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और अगर उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करेगा। अगर उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो ऑडिटर को यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को भी मॉडिफाई करना चाहिए। अगर ऑडिटर नहीं करता है तो ध्यान रखना, थोड़े से जो क्लॉज होंगे वो ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और चीज, ये शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो बहुत सारे क्लॉजेस दिमाग में रखना। एक तो आपका क्लॉज 2, कौन सा, एक तो क्लॉज 2 जो बोलता है अगर आप क्या कर रहे हो, विदाउट एग्जामिनेशन क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर रहे हो,
विदाउट एग्जामिनेशन। कैसे याद कर रखना है? विदाउट एग्जामिनेशन। एक तो आपको वो दिमाग में रखना है, एक आपको क्लॉज 5 दिमाग में रखना है जो मटेरियल फैक्ट की बात करता है, एक आपको क्लॉज 6 का ध्यान रखना है जो किसकी बात करता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात करता है। एक आपको क्लॉज 7 का ध्यान रखना है, कौन सा? जो ग्रॉस नेग्लिजेंट या फिर ड्यू डिलिजेंस जो अपन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो उसकी बात करता है। एंड क्लॉज 8 किसकी बात करता है? अगर आप सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करते हो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, आप उसके लिए अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करते, उसके बिना अगर आप क्या कर रहे हो? ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे? क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाओगे, राइट? तो ये 5 क्लॉज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 5 क्लॉज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहा हूँ, उसके बिना अगर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम अ ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ऑफ कोर्स आई एम अ ग्रॉसली नेग्लिजेंट, राइट? तो ध्यान रखना, अभी जो नफरा जो रिसेंटली जो केसेस जो डील कर रहा है, उसमें ध्यान रखना नफरा मल्टीपल क्लॉज अप्लाई कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? मिस्टर एक्स, partner of X and Company, chartered accountant, has compiled and signed the balance sheet of a Falls Limited for submission to banker of the said company. Mr. X has also compiled and signed at the request of the company another balance sheet inflating the value of asset by 20% for submission to term lending institution. देखिए एक तो ये गलत किया है, both the balance sheet were not in conformity with the books of account maintained by the company as they were not up to date. ओके, दूसरा ये क्या बोल रहा है? नॉट कंफर्मिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगेन ये भी क्या है? मिस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया है कि मिस्टर एक्स है, उन्होंने कंपाइल करी है और साथ में उन्होंने खुद ने ही वैल्यू को इम्प्लीट करा है, और उसको क्लियरली क्वेश्चन क्लियरली बताया कि उनको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्लॉज 5 और क्लॉज 6 सिंपली क्या हो रहा है? यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए क्या होंगे? मिस्टर एक्स यहाँ पे क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में क्या हो जाएंगे? गिल्टी हो जाएंगे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए एक तो क्लॉज 5 और दूसरा क्लॉज 6। देखिए नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अपने आप में क्या बताता है? ये क्या है? मिस स्टेटेड है, और उसको आपने क्या किया? ये आपको पता है, और आप क्या कर रहे हो? उसको फिर भी शाइन कर रहे हो। आप मटेरियल मिस स्टेटमेंट को भी क्या कर रहे हो? अपनी ना कम्युनिकेटर नहीं कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप क्या हो जाएगा? क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में गिल्टी हो जाओगे। तो देखिए आप क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 में आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी, a chartered accountant practice was appointed by Realty Limited to represent its case before GST authorities. Under a duty executed power of representation. In the course of proceeding, he submitted certain statements, written as well as oral, which later found to be false and materially misleading. Comment is this in light of the professional code. Okay, ये केस बेसिस पे है, ध्यान रखना। आप क्या हो? आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना ही आप है ना रिव्यू कर रहे हो, ना ही ऑडिट कर रहे हो, ना ही उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? एक उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के है ना बेसिस पे ही आप क्या कर रहे हो? एक्ट कर रहे हो। सिर्फ आपकी पोजीशन क्या है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट। और ध्यान रखना उस केस में अगर आपको नहीं पता है, आप उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करते, आप सिर्फ क्या करते हो? अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो, आप वहां पे एक्यूरेसी वगैरह चेक नहीं करते। तो ध्यान रखना अगर उस केस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं अगर वो फॉल्स होता है, तो उस केस में सीए गिल्टी नहीं होता है, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है? सिर्फ रिप्रेजेंट करना, राइट? देखिए क्या बोलता है? इन द गिवन केस मिस्टर डी सबमिटेड द स्टेटमेंट बिफोर जीएसटी अथॉरिटी व्हिच लेटर फाउंड टू बी फॉल्स एंड मटेरियली मिसलीडिंग। Although the statement were misleading, the CA had only submitted them acting on the instruction of the client as his authorized representative. Conclusion: D would not be held liable for professional misconduct. Right? Next question देखते हैं। Mr. X, a CA in practice and a statutory auditor of a True Limited, advised the managing director of the, ये थोड़ा सा काट देना, ये थोड़ा सा गलत आ गया यहाँ पे। Advise the managing director of the company to include in sales order under negotiation to reflect a better financial position for obtaining bank loan. Mr. X thereafter gave clean reports on the balance sheet prepared accordingly without examining the accounts. अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पे है ना मल्टीपल, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट यहाँ पे कौन कौन से क्लॉज अप्लाई करेगी। कई बार जो क्वेश्चन को रीड करने से जो लग रहा है, देखिए पहला तो जो सीएन है, जो उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उन्होंने जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो एडवाइस दिया ना, वो बहुत खराब एडवाइस दी है, वो हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने क्या बताया कि जो ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन है, आप क्या करिए उसको सेल में इंक्लूड कर दीजिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होगी और आपको ज्यादा लोन मिल जाएगा।
राइट। पहला तो एएस आपको इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का नहीं बोलता है। दूसरा, आप जो उनको सजेशन दे रहे हो वो अपने एथिकल बिहेवियर के क्या है अकॉर्डिंग नहीं है, वो अपने कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। इसलिए एक तो आप क्या हो जाओगे, अदर मिसकंडक्ट में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, राइट। दूसरा देखिए, अब देखिए अगर सेल उसके बेसिस पे रिकॉर्ड हुई तो वो क्या होती है, मिसस्टेटमेंट होती है, वो क्या होती है, मिसस्टेटमेंट होती है। ऑफ कोर्स हमारे सीएसई को पता है, राइट। उन्हें मिस्टर ओके जो मिस्टर एक्स है उनको ये चीज क्लियरली पता है मिसस्टेटमेंट के बारे में। और देखिए साथ में क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स देयर आफ्टर गिव क्लीन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली विदाउट एग्जामिनिंग द अकाउंट्स। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को एग्जामिन किए बिना क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, अकाउंट्स को एग्जामिन किए बिना। क्लॉज 2 क्या बोलता है, इसी की तो बात कर रहा था ना क्लॉज 2 भी, विदाउट एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो क्लॉज 2 यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए था, बात मानते हो। एक अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट शेड्यूल का अपन एक क्लॉज देखा, वो भी यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए था। अब देखिए विदाउट एग्जामिनिंग आप कर रहे हो तो आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, क्या हो, ग्रॉसली ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। तो ये 3 क्लॉज तो क्लियरली अप्लाई होंगे, बराबर। अब हाँ एक ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि मिस्टर जो एक्स है उसको है ना मिसस्टेटमेंट के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने अकाउंट एग्जामिन ही नहीं किए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 को अप्लाई नहीं करता हूँ, ऑल्दो उसको पता होना चाहिए क्योंकि उसी ने सजेशन किया था कि आप सेल को इस तरीके से रिकॉर्ड करिए और उस तरीके से कंपनी ने उसी तरीके से रिकॉर्ड करिए। आपके क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है प्रीपेड अकॉर्डिंगली, मतलब कंपनी ने सेल को उसी तरीके से रिकॉर्ड करिए। पर आगे क्या बोला, मिस्टर एक्स ने क्या किया, अकाउंट को एग्जामिन नहीं किया। तो चलो मैं मान सकता हूँ कि मिस्टर एक्स को नहीं पता होगा कि वहां पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह है, पर इतना तो अपन कह सकते हैं कि एक तो उन्होंने क्लॉज 2 का वायलेशन किया, क्लॉज 2 का वायलेशन किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने है ना जो ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे वो ग्रॉसली एक तो नेग्लिजेंट थे क्योंकि उन्होंने एग्जामिन नहीं किया। और एक और क्लॉज एप्लीकेबल कर सकते हैं, जब उन्होंने एग्जामिन ही नहीं किया तो उन्होंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन नहीं करी होगी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, बराबर। तो अपन एक तो मैं क्लॉज 2 अप्लाई कर लेता हूँ, एक मैं क्लॉज 7 अप्लाई कर लेता हूँ, एक मैं क्लॉज 8 और ये ना एक कौन सा क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है अदर मिसकंडक्ट की, राइट। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, एक क्लॉज 7 को अप्लाई कर रही है और एक क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल को अप्लाई कर रही है फॉर एडवाइजिंग अनएथिकल प्रैक्टिस टू द क्लाइंट, राइट। तो दो में उनको मिस करना गिल्टी कर रही है, पर ऑफकोर्स अगर विदाउट एग्जामिनेशन है तो क्लॉज 2 अप्लाई होना चाहिए था, और अगर ऑफकोर्स विदाउट एग्जामिनेशन है तो ऑफकोर्स आपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, राइट, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन और ओपिनियन, राइट। चलिए अपन यहाँ पे दो ही क्लॉज अप्लाई करेंगे, कौन सा, क्लॉज 7, एक तो क्लॉज 7 और दूसरा कौन सा करेंगे, अदर मिसकंडक्ट वाला क्लॉज अप्लाई करेंगे। अगर आपको एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन दिखता है तो आपको यही आंसर देना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग में रखना है कि अगर इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ रही है तो हम क्या करेंगे, यही क्लॉज लगाएंगे। हाँ अगर नया क्वेश्चन देती है जिसकी वर्डिंग्स अलग होती है, जिसके नाम वगैरह अलग होते हैं, तो आप क्या करना, ज्यादा क्लॉज लगा सकते हो, प्रॉपर रेफरेंस देना कि हम ये क्लॉज क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, आपको सिमिलर क्वेश्चन आगे देखेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, एक से ज्यादा क्लॉज लगाएगी। देखिए अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, देखिए मिस्टर बी अ प्रैक्टिसिंग सीए expressed his opinion on the financial statement of Messrs ABC Limited for the year ended 31st March 2022. It was later found that the closing stock was valued arbitrarily by management, which was accepted by him without verification, and large amount of revenue expenditure was capitalized. अब देखिए ये भी सिमिलर जैसा है, देखते हैं इंस्टीट्यूट यहाँ पे कौन कौन से क्लॉज लगा रही है। देखिए इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिर्फ क्लॉज 7 लगा रही है, इंस्टीट्यूट बोल रही है आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। देखिए अपने जब क्लास में जब क्लॉज 7 पढ़ा था तो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल जो है ये इंस्टीट्यूट ने क्लॉज 7 के नीचे दिया है, राइट। इंस्टीट्यूट ने इस एग्जांपल को क्या दिया है, क्लॉज 7 के नीचे दिया है, इसलिए इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, इसको यहाँ पे क्लॉज 7 ही लगा रही है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या करी है, क्लॉज 7 ही लगा रही है। बाकी यहाँ पे भी आपको उसका है ना ड्यूली वेरिफिकेशन, अगर आपको ऐसे 501 याद है तो यहाँ पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। तो अगर आप ऐसे अगर मैं 501 का अगर मैं ना रेफरेंस लूँ तो मुझे बात करता है इन रिलेशन टू द इन्वेंट्री स्टॉक की बात करता है, तो वहां पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है जो ऑडिटर ने फुलफिल यहाँ पे नहीं करी है,
तो अगेन वो क्या है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट तो है ही है, और साथ में उसने जो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए उसने वो भी परफॉर्म नहीं की है, राइट। उसने जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर भी उसने परफॉर्म नहीं किया इस केस में। और साथ में क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाज कैपिटलाइज, ये बाद में पता चला। ऑफ कोर्स वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे, उसने उसने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ली होगी, मे बी पॉसिबल उसने अकाउंट्स को भी है ना एग्जामिन नहीं किए हो या फिर सही से एग्जामिन नहीं किए हो, तो मल्टीपल क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं। पर ध्यान रखना इंस्टीट्यूट ने इस एग्जाम्पल को स्टडी मैट में क्लॉज 7 के नीचे दिया था, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे क्लॉज 7 ही लगाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मिस्टर डी, a practicing chartered accountant, did not complete his work relating to audit of accounts of a company and had not submitted his audit report in due time to enable the company to comply with the statutory requirement. Okay, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो ऑडिट जो कंप्लीट होनी थी उन्होंने सीएडी ने क्या किया है, टाइमली बेसिस पे ऑडिट को कंप्लीट नहीं किया, मतलब वो क्या थे, ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। इसलिए इस केस में क्या करेंगे, हम क्लॉज 7 ही अप्लाई करेंगे। देखिए, द मिस्टर सीए जो भी थे, मिस्टर डी जो सीए थे, he had not completed submitted his audit report in due time to enable the company to comply with the statutory requirement in this regard. It can be said that the work is carried out with a grossly negligence. इसलिए क्या किया है, आप इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉज 7 में आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You were the statutory auditor of Speed Limited, a PSU, for the year 2021. In the course of your audit, you did not observe any fraud having been committed during the year. However, the C&AG audit staff during their routine inspection found that the chief cashier of the company have committed in fraud in debtors ledger and absconded with the amount. देखिए, जो हमने जो ऑडिट करी और वो बोले कि हमने ऑडिट सही से करी है, हमने कोई भी फ्रॉड को आइडेंटिफाई ऑब्जर्व नहीं किया। तो सीएनएजी का जो रूटीन इंस्पेक्शन था उसमें भी फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे जो कौन है सीए का नाम नहीं है, सीए एक्सवाइजेड जो भी थे, उन्होंने ऑफकोर्स उन्होंने ऑडिट अपनी सही तरीके से नहीं करी, क्योंकि अगर सीएनएजी को रूटीन इंस्पेक्शन में भी अगर उसको है ना फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपको तो जरूर मिलना चाहिए था। आपको अगर कैश है तो उसको कैश में तो आपको प्रॉपर्ली उसको चेक करना चाहिए था, वहाँ पे सरप्राइज चेक भी है ना इन्वॉल्व करना चाहिए था, राइट। आपको इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स भी देखने चाहिए थे। अगर रूटीन ट्रांजैक्शन में कोई आइडेंटिफाई हो सकता है तो आपको भी आइडेंटिफाई होना चाहिए था। The investigation made in the fraud revealed that the auditor did not exercise a proper skill and care and perform his work in an improper way. Director of the company intends to file disciplinary proceedings against the auditor with the ICI. Discuss the position of auditor with regard to disciplinary proceeding under C Act 1949 and regulations there too. तो देखिए, ऑफकोर्स आप क्लॉज 7 में तो आप गिल्टी हो ही जाओगे। देखिए, आपको क्लॉज 7 में आपको क्या करना है, गिल्टी कर रहे हैं कि आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजिएंट हो, राइट। देखिए क्या लिखता है, कैश इज वेरी सिग्निफिकेंट आइटम इन एनी सिचुएशन एंड द फैक्ट दैट द कैशियर हैड लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर विदाउट नोटिस शुड हैव प्लेस्ड द ऑडिटर ऑन अलर्ट एज रिगार्ड टू कैश बुक। In fact, the very fact that the cashier was absconding left without any notice constituted sufficient circumstance to excite suspicion of the auditor to probe the bottom. मतलब ये क्या है, अपने जो फ्रॉड इंस्पेक्टर्स की बात करी थी, ये क्या है, क्लियरली ये फ्रॉड इंस्पेक्टर है और अगर फैक्टर प्रेजेंट होता है तो ऑडिटर को पर्टिकुलरली उसको डील करना चाहिए था, राइट। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट था, ऑडिटर ने सही तरीके से अपने ऑडिट को परफॉर्म नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Mayank, a CA, was the auditor of Chew Limited for year 21-22 and 22-23. During the financial year, investment appeared in the balance sheet of the company amounting to rupees 7.5 lakh and was the same amount as in the last year 21-22. Later, it was found that the company investment were only for rupees 56,000. However, the value of investment was inflated for the purpose of obtaining higher amount of bank loan. Comment with reference to C Act 1949 and schedules thereto. मतलब आप 21-22 में भी आप ही ऑडिटर थे, 22-23 में भी क्या है, आप ही ऑडिटर हो। एक इन्वेस्टमेंट था जो कितने का था, 7.5 लाख का है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रहा था, और 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रहा था, 7.5 लाख पे।
पर बाद में पता चला कि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 56,000, सिर्फ 56,000, मतलब अराउंड अगर अपन बात करें तो अराउंड उसको 130%, अराउंड 130% क्या था, इन्फ्लेट किया गया था, जो हमारे ऑडिटर को पता नहीं चला, जो हमारे ऑडिटर को पता नहीं चला। तो यहाँ पे एक तो क्लियरली वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो रहा है, यहाँ पे ग्रॉसली क्या हो रहा है, नेग्लिजेंट तो हो ही रहा है, राइट। अब ध्यान रखना इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्लॉज 2 भी अप्लाई कर रहा है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्लॉज 2 भी अप्लाई कर रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट सब कुछ अप्लाई कर रहा है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्लॉज 2 भी अप्लाई कर रहा है कि उन्होंने ना विदाउट एग्जामिनेशन उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन किया, इसलिए उनको क्या था पता नहीं चला। अगर उन्होंने एग्जामिन किया होता तो उनको पता चल जाता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करती है, क्लियर जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि है ना वो उसने विदाउट एग्जामिनेशन उन्होंने किया है, तब इंस्टीट्यूट क्लॉज 2 अप्लाई नहीं कर रही है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट मान रही है कि उन्होंने एग्जामिन नहीं किया था इसलिए उनको पता नहीं चला, इसलिए यहाँ पे क्या है क्लॉज 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए इंस्टीट्यूट की मानते हैं, तो चलिए हमको यहाँ पे क्लॉज 2 अप्लाई करना है। साथ में ऑफकोर्स क्लॉज 7 तो अप्लाई हो गई, अब ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे इन डिस्चार्जिंग ऑफ योर ड्यूटीज। साथ में क्लॉज 8 का भी क्या किया है किया, अगर आपने अकाउंट एग्जामिन नहीं किया तो ऑफकोर्स आपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ली और बिना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट दी थी, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, अगेन क्लॉज 8 का क्या था, वायलेशन था। हाँ अब ध्यान रखें यहाँ पे क्लॉज 5 क्लॉज 6 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ऑडिटर को पता था। अगर ऑडिटर को पता होता है तभी क्लॉज 5 एंड 6 अप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। देखिए तो ऑडिटर्स ड्यूटी इज आल्सो टू वेरीफाई फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेस्ड एट लीस्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। The auditor should verify the documentary evidence for the cost, value, and physical existence of the investment at the end of the year. He should not blindly rely on the management representation. In the instant case, such non-verification happened for 2 years. It also happens that the auditor failed to confirm the value of investment from any proper source. In case the auditor has simply relied on management representation, the auditor has failed to perform his duty. इसलिए क्या है क्लॉज 2, क्लॉज 7 और क्लॉज 8 में क्या किया है, गिल्टी किया। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, 3 क्लॉज को अप्लाई कर रही है। क्वेश्चन कब का है, एमटीपी मार्च 24 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगम प्राइवेट लिमिटेड requested CS Sital, a practicing chartered accountant, to digitally sign the form related to resignation of Mr. Rohit. One of the director of Agam Private Limited, along with a copy of resignation, resignation letter to be uploaded on the website of Registrar of Company. Now, the signature of Mr. Rohit was simply copied and pasted by another director of Agam Private Limited. CS Sital, without verifying the genuineness of the resignation letter, digitally signed the form and said form was uploaded on the website of a registrar of company. अब देखिए इसमें क्लॉज 7 के अलावा और कोई क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे आप कहते हैं सिर्फ ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे, यहाँ पे आप कहते हैं सिर्फ ग्रॉसली नेग्लिजेंट थे। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं, तो बाकी सारे क्लॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, राइट। ठीक है, CS Sital, in the present case CS Sital, without verifying the genuineness of the resignation letter, digitally signed the form and said form was uploaded on the website of Registrar of Company. Due to forged registration letter, the resignation of Mr. Rohit from the directorship of Agam Private Limited had been occurred. It was noted that CS Sital had not taken any step to verify forged signature on resignation letter without anyone would have taken in the normal circumstance. अगर आपको रेजिग्नेशन लेटर मिलता है तो आप एक बार कम्युनिकेशन वगैरह करोगे, आप दूसरे है ना एक बार है ना नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या करोगे, ऑप्टेन करोगे, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए था, साइन करना चाहिए था। पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने क्या किया, उसको डिजिटली साइन करके वापस दे दिया, जो अगेन वो क्या हो गया, रजिस्टर ऑफ कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया। इसलिए क्या बोला है यहाँ पे जो CS Sital है वो क्या है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, उसको इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन करनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिस्टर जेड इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन which did not reflect the correct factual position of a consumption of raw material by a concerned entity.
It is found that the certificate is given on the basis of data appearing in the minutes of meetings of the board of directors. Okay. तो देखिए अगेन आपने क्या किया है, एक सर्टिफिकेट इशू किया है इन रिलेशन टू कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, राइट। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग आपने क्या किया है, एक सर्टिफिकेट इशू किया है और विदाउट एग्जामिनिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से क्लॉज आप अप्लाई करोगे। देखिए इंस्टीट्यूट कौन कौन से क्लॉज यहाँ पे अप्लाई करती है। तो देखिए एक तो इंस्टीट्यूट ने क्लॉज 2 अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूसरी भी आपको है ना ऑब्टेन करनी चाहिए, जो आपने नहीं किया। आपने सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पे क्या किया, रिलाई किया, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन द अकाउंटिंग, राइट। तो एक तो क्लॉज 2 अप्लाई किया, दूसरा क्लॉज 7 अप्लाई कर दिया। आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। यहाँ पे क्लॉज 8 भी अप्लाई कर दिया कि आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट। आपने यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिया, आपने सिर्फ बोर्ड मीटिंग के बेसिस पे आपने क्या किया, अपना सर्टिफिकेट इशू कर दिया, जो कि है ना अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट फिर से क्या कर रही है, 3 क्लॉज को अप्लाई कर रही है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, 3 क्लॉज को अप्लाई कर रही है। तो मेरी बात एक अच्छे से सुनिएगा, अगर आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, अगर आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो आप वही क्लॉज लगाइएगा फॉर सेफर साइड। पर अगर कोई नया क्वेश्चन दिखता है तो आप इस तरीके से क्लॉज लगा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाज द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। The investment appeared in the balance sheet of the company of ₹10 lakh and was the ओके ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अपन ऊपर देखा था, ये उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप मत देखना, शायद आंसर सेम हो या नहीं हो नहीं पता, पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 24 में आप वही क्वेश्चन देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नम एंड कंपनी conducted stock audit of DEF Limited as per instruction issued by HEG Bank. However, instead of visiting the site where the stock was lying, the firm relied on the management information system report along with the inspection reports and photograph of a stock taken by the employees of DEF Limited. So photograph were also carrying the date and time printed on them. Comment with reference to the account, यहाँ पे तो सही करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक है 1949 एंड द शेड्यूल्स देयर टू। देखिए बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करी, एक तो क्लॉज 7 अप्लाई कर रही है कि आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, आपने जिस तरीके से स्टॉक ऑडिट पर अपना सर्टिफिकेट दिया है वो अप्रोप्रिएट नहीं, आपको एटलीस्ट विजिट करना चाहिए था, आपको स्टॉक को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए था या फिर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए था, राइट। आपको मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को भी ऑब्जर्व करना चाहिए था, उसकी जो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर आपको उनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए था, आपको है ना स्टॉक की कंडीशंस, आपको उसका वैल्यूएशन वगैरह देखना चाहिए था, राइट। आपको सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन और उनके जो फोटोज वगैरह आपको उन पर रिलाई सेफ नहीं करना चाहिए, इसलिए आप क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो। साथ में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी आपने नहीं ली, इसका मतलब तो यहाँ पे क्या किया है, क्लॉज 8 का भी कर दिया है, राइट। तो देखिए क्लॉज 7 और क्लॉज 8 क्या कर रही है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे अप्लाई कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सी को एटलीस्ट क्या क्या करना चाहिए था, असर्टेन द एग्जिस्टेंस एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि उसी पे उनकी वैल्यूएशन डिपेंड करेगी। एग्जिस्टेंस नंबर ऑफ क्वांटिटी वगैरह पता चलने के लिए क्या किस किस टाइप के स्टॉक्स है। क्रॉस टेलिंग विद द स्टॉक रजिस्टर, आपको स्टॉक रजिस्टर भी आपको देखे, मैं बोला रिकॉर्डिंग रिजल्ट, आप उसके साथ भी उसको क्या करेगा, एक तो उसको ऑब्जर्व करो किस तरीके रिकॉर्ड करते हो, साथ में उसको टैली भी करोगे। करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक फॉर वैल्यूएशन पर्पज इज एसेंशियल, further submitting a stock audit report without physically verifying the stock amount to gross negligence, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीए रागिनी is offered appointment to act as EQCR for the audit of financial year 22-23 of XPM Limited, a listed company operating from a small town. She is also based in same town and was not engaged previously to conduct audit of a listed company. She accepts the appointment to act as a EQCR. She performed the review by taking yes no checklist and signing on some of the working paper prepared by engagement team. The audit file does not contain any material which shows that the work of EQCR is separate from the work of engagement team. Do you agree with the approach adopted by EQCR? By commenting on issue involved in the above situation, discuss whether the C can be held guilty of a professional
मिसकंडक्ट। देखिए ये नया क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको अपन ने डील भी किया था अंडर एसक्यूसी 1, जिसको अपन ने डील किया था तो वहां पे, राइट, जो अपना चैप्टर था एसक्यूसी 1 ऐसे 220 वाला, अपन ने क्या किया था उसको वहां पे ना इसको डील किया था। अब यहाँ पे क्या किया था, एक नई लाइन ऐड कर दी, वेदर शी कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अगेन यस, आप ऑफकोर्स क्या हो जाओगे, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट होंगे, राइट, क्योंकि पहला तो आपने क्या किया था, आपको कुछ है ना प्रोसीजर अप्लाई करने थे, आपको कुछ है ना कंक्लूजन फ्रेम करना था, आपको है ना इंडिपेंडेंस को देखना था, उसके जो है ना सिग्निफिकेंट जजमेंट रहता आपको उनको भी देखना था, उन्होंने जो कंक्लूजन फ्रेम किया, आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी थी, आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। साथ में ध्यान रखना, आप उस ऑडिट के लिए आपने क्या क्या था, आप इंगेज नहीं हुए थे, राइट, आपको है ना उसकी ऑडिटर नहीं मिली थी, तो आप मतलब आप उसके लिए कैपेबल नहीं थे और आपको उसकी ऑडिटर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, आपको उसकी इक्विटी एज अ पोजीशन ऑफ इक्विटी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, राइट। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या क्या कर रही है, देखिए इन द गिवन सिचुएशन there are no working paper to show that EQSR has done an evaluation on conclusion reached by the engagement team। आपने उनके conclusion को evaluate नहीं किया है, right। We are taking off yes no checklist and signing on some of the working paper of the engagement team shows that EQSR has made no such evaluation review of work performed by engagement team। Therefore, her approach was not proper in performing the work of EQCR। फिर ये क्या बोलता है, SCA Ragini has allowed the issuance of audit report of the company without carrying out a due procedure as discussed above, she is guilty of professional misconduct under clause 8 and clause 9। clause 9 किसकी बात करता था, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की बात करता है। नॉर्मली अगर आप वो परफॉर्म नहीं करते हो, राइट, तो क्या होता है, जनरल आप है ना उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बराबर। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर क्लियरली है ना, अपन को SQ7 ऐसे 220 अपन को क्लियरली बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए, तो यहाँ पे आपने परफॉर्म नहीं किए, तो आप क्या हो, साथ में यहाँ पे क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट भी हो, राइट, आप यहाँ पे क्या हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं ली, आपने जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं की है। क्लॉज 8 किसकी बात करता है, आपने विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपने क्या करी है, रिपोर्ट इशू करी है। तो ऑफकोर्स आपने जब प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ही नहीं करी, विदाउट इंफॉर्मेशन आपने क्या करी, अपनी रिपोर्ट इशू करी है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, क्लॉज 9 भी अप्लाई किया है, तो आप क्लॉज 7, क्लॉज 8, क्लॉज 9 तीनों ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दोनों का रेफरेंस दिया है, SC 220 का भी और SQC 1 का भी। SQC 1 बताता है कि EQCR कौन हो सकता है, कौन कैसा होना चाहिए, विद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी टू इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली बिफोर द रिपोर्ट इज इश्यूड द सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन दे रेज्ड इन फॉर्मुलेटिंग द रिपोर्ट। It also said that engagement quality control reviewer for an audit of financial statement of a listed entity is an individual with a sufficient and appropriate experience and authority to act as an auditor engagement partner on audit of financial statement of listed entity। इसलिए क्या बोला है, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हर टू एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज इक्विटी फॉर द लिस्टेड एंटिटी, क्योंकि पहले उसको क्या थी, इसकी ऑडिटर नहीं मिली थी, राइट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CA के क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस एज प्रोप्राइटर इन द नेम ऑफ मैसर्स के एंड एसोसिएट in the year 1516। LST Limited, a listed entity, appointed Messrs K and Associate as a statutory auditor for the year ended 31st March 22। Mr. K signed the balance sheet of LST Limited for the year ended 31st March 22 on 14th May 2022। Messrs K and Associate were never subjected themselves to peer review process of the institute since its inception of a practice। Comment with reference to Chartered Accountancy Act 1949 schedules their true। देखिए अगर लिस्टेड कंपनी का आपको ऑडिट करनी है तो पहला तो यू शुड बी सब्जेक्टेड अप टू पीयर रिव्यू एंड यू शुड हैव अ वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। ये सभी भी क्लियरली बोलता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने तो कभी अप्लाई ही नहीं किया, तो
वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होने की तो बात ही नहीं आती है, तो ये उस कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। रिपोर्ट इशू करना तो बहुत दूर की बात है। तो पहला तो इन्होंने जनरली एक्सेप्ट ऑडिट प्रोसीजर को क्या किया है, फॉलो नहीं किया, राइट। इन्होंने क्या किया, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। क्लॉज 9 को अप्लाई किया है, सेबी का नोटिफिकेशन बताया है जो क्या बोलती है, आपके पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, मिस्टर के एंड एसोसिएट नेवर सब्जेक्टेड देमसेल्फ टू पीयर रिव्यू प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट सिंस इट्स इंसेप्शन ऑफ प्रैक्टिस। शेड्यूल कंक्लूजन ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये ना सीए के गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 9 और पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, ये यहाँ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन interested 10 lakh with its auditor Messrs Sam and Company chartered accountant firm to invest in a profitable portfolio। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आप नहीं दे सकते हो, तो पहला तो मैस्टर साम एंड कंपनी ने ये गलत किया है। दूसरा, द ऑडिटर स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन इट इन द सेविंग बैंक अकाउंट एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखिए, आप खुद के सेविंग बैंक अकाउंट में आप नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको करना चाहिए था, राइट। तो देखिए, 2 क्लॉज का वायलेशन हो रहा है, 2 क्लॉज का वायलेशन हो रहा है। पहला तो आप उसका पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते थे, राइट, वो है ना क्लियरली क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है सीए इन प्रैक्टिस के लिए। दूसरा ध्यान रखना, आपको क्लॉज 10 का आपने वायलेशन किया है ऑफ सेकंड शेड्यूल, पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के जो क्लॉज 10 आपने उसका वायलेशन किया है। वो क्या बोलता है, अगर आपको कुछ पैसे देता है तो आपको क्या करना चाहिए था, अगर वो शॉर्ट टाइम में स्पेंड होने वाला है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको है ना डिपॉजिट करना चाहिए। दूसरा, आप उसी पर्पज के लिए उसको यूटिलाइज करोगे जिस पर्पज के लिए आपको मिला है। तो देखिए, एक तो क्लॉज 10 का वायलेशन है, देखिए आपको एक तो इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए था, और दूसरा, CA is not permitted to provide service of a portfolio management to the client. Therefore, Messrs. Ram and Company will be held guilty of professional misconduct as he deposited the client money in his saving bank account and provided portfolio management services. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिस्टर राम, a CA in practice, received 15 lakh on 15 December 2022 on behalf of one of his client who has gone to USA. Mr. Ram deposited the said amount in his saving account. Okay, ये गलती कर दी इन्होंने। As per instruction of the client, the said amount is to be returned to the client on March 31st, 2023 when he will return to India. On the occasion of birthday of his wife Sita, Mr. Ram withdraw 5 lakh and spent on birthday party. ये भी इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने इनको पर्सनल पर्पज के लिए अलाउड नहीं है। आप उसी पर्पज के लिए करोगे जिस पर्पज के लिए आपको मिला है, आप पर्सनल पर्पज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। He redeposited 5 lakh in the said saving bank account on the 25th March 2023, then returned the entire amount of 15 lakh to the client on 31st March 2023। देखिए, क्लॉज 10 का वॉल्यूशन हो गया है। पहला तो आपने खुद के सेविंग बैंक अकाउंट में की जो सही नहीं था, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको क्या करना चाहिए था, रुपए को डिपॉजिट करना था। दूसरा, आपको पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं करना था, इसलिए क्या है, वायलेशन हो गया किसका, क्लॉज 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A film artist who was going abroad for long shooting deposited a sum of 20 lakh with the tax consultant Mr. G, a practicing chartered accountant, for payment of a GST monthly when they were due. Mr. G duly remitted all but one installment. He utilized the amount of installment which he did not pay to remit his own advance of income tax. However, while filing return of GST of film artist, he duly remitted on her behalf the tax payable with the interest due for large payment of GST out of money lying with him. He also bore for himself the interest due to shortfall in remittance of tax of his client. Comment on above in the light of code of conduct.
तो देखिए पहला तो आपको इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको है ना रखना चाहिए था, आपको इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए था। दूसरा, आप इसको पर्सनल पर्पज के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना आपने क्लॉज 10 का क्या किया है यहाँ पे वायलेशन किया है, यहाँ पे आपने क्या किया है क्लॉज 10 का वायलेशन किया है। देखिए आपने क्या किया है, आपने पर्सनल पर्पज, आपने पर्सनल टैक्स का पेमेंट करने के लिए इस पैसे का यूज किया है, इसलिए आप क्या हो जाओगे क्लॉज 10 और पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में आप क्या हो जाओगे गिल्टी हो जाओगे। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो इंटरेस्ट है या पेनल्टी है वो आपने है ना बॉन्ड करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने क्लाइंट के पैसे को पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर दिया तो क्लॉज 10 का वायलेशन हो जाएगा, या फिर आपने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपने उसको नहीं रखा तो भी ध्यान रखना क्लॉज 10 का वायलेशन हो जाएगा। हाँ एक एक्सेप्शन है, अगर वो क्या है शॉर्ट टर्म के लिए मिला है, क्या है शॉर्ट टर्म के लिए मिला है तो ध्यान रखना तो सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेज एक्सपायर फॉर्म ऑफ सीए received 2 lakh in January 2022 on behalf of one of their client who has gone abroad and deposited the amount in the bank account. Okay, ये इन्होंने फिर गलती कर दी, so that they can return the money to the client in July 2022 when he is due to return to India. Again आपकी क्या हो जाओगे गलती हो जाओगे, आप खुद के बैंक अकाउंट में नहीं रखना, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था। देखिए आप क्या हो जाओगे गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAN was appointed as auditor of JAL Limited. The company has branches all over the state of Haryana. CAN, in consultation with management, decided to visit 6 out of 10 branches. Management decided to pay him advance of rupees 2 lakh on visit to be conducted as part of service rendered. As agreed, 2 lakh was transferred in his bank account from which he made all the expenses. Comment with reference to CA 1914 whether the action of the CAN of receiving the advance money in his saving account and not keeping in separate bank account is valid. देखिए अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो और उस सर्विसेज को एक्सपेंस मीट करने के लिए अगर आपको क्या मिला है कोई एडवांस मिल रहा है, आपको क्या मिला है कोई एडवांस मिल रहा है, तो ध्यान रखना उस पर क्लॉज 10 अप्लाई नहीं होगा। राइट, उस केस में आपको उस मनी को सेपरेट अकाउंट में डिपोजिट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्लॉज 10 का वायलेशन नहीं होगा। देखिए क्या बोला है, एडवांस रिसीव्ड बाय सीए अगेंस्ट सर्विस टू बी रेंडर्ड डज नॉट फॉल अंडर द क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो इस तरीके का एडवांस क्लॉज 10 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें फॉलो ही नहीं करेगा, वो फॉलो ही नहीं करेगा तो क्लॉज 10 का वायलेशन ही नहीं होगा। An advance received by CA against service to be rendered does not fall under clause 10 of part 1 of second schedule, hence no misconduct arise on part of CAN। चलिए आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन प्रोफेशनल एथिक्स को कंप्लीट करेंगे। राधे राधे, थैंक यू।